So now is the Compton effect, which also explain the particle nature of light. और इसमें क्या होता है कि जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आ जाती है और उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाती है और एनर्जी भी चेंज हो जाती है. सो फ्रिक्वेंसी में कितनी चेंज आती है, दैट इज the change in frequency is equal to h divided by naught c into 1 minus cos theta. Now this is known as the Compton shift and this is known as Compton wavelength. Now अब इसकी वैल्यू क्या है, Compton wavelength की इज इक्वल इसकी वैल्यू है 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर. नाउ ये तो कांस्टेंट हो गई, इसकी तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई. नाउ द Compton इफेक्ट डिपेंड अपॉन द एंगल. अगर एंगल चेंज हो जाती है सो Compton शिफ्ट भी चेंज आ जाती है. नाउ किस तरह डिपेंड करती है, सो वी हैव टू स्टडी 4 एंगल्स. द फर्स्ट एंगल इज, अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास एंगल हो 0 तो फिर क्या होगा, सो 1 माइनस कॉस 0. यू नो डेट 1 cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है. सो 1 माइनस 1 विल बी 0 और द Compton शिफ्ट विल बी 0. सो देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ. और अगर एंगल 90 पे हो सो फिर क्या होगा, सो cos 90 किसके बराबर है, cos 90 इक्वल टू 0 के. सो 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1 एंड द Compton शिफ्ट विल बी इक्वल टू द Compton वेवलेंथ. अगर हमारे पास एंगल हो 60 सो फिर क्या होगा, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 and now the Compton wavelength will be, the Compton shift will be equal to the half of Compton wavelength m naught c के हाफ के बराबर आ जाएगा. और अगर हमारे पास एंगल 180 हो सो द 180 इज इक्वल टू -1. नाउ अगर हम यहाँ पर -1 पुट कर लें सो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये बन जाएगी 2. सो द Compton shift will be equal to 2 ऑफ Compton wavelength. तो हमारे पास 4 एंगल है, अगर एंगल 90 हो सो फिर हमारे पास Compton shift will be equal to Compton wavelength के बराबर आ जाएगी. अगर हमारे पास एंगल 60 हो तो ये Compton wavelength के हाफ के बराबर आ जाएगी. और अगर हमारे पास एंगल 180 हो सो विच इज द मैक्सिमम एंगल 180 और मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ आती है और क्या आती है 2 इंटू 2 Compton wavelength. यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई 2.43 Compton wavelength की वैल्यू क्या है, 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻12 भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ. नाउ अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए हमने फार्मूला फाइंड करना है सो उसके लिए हम कर लेंगे चेंज इन वेवलेंथ किसके बराबर है, h डिवाइड बाय m नॉट c इंटू 1 माइनस cos थीटा. नाउ चेंज इन वेवलेंथ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि दिस इज न्यू वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइड बाय m नॉट c 1 माइनस cos थीटा. नाउ दिस न्यू इनिशियल वेवलेंथ यहाँ पर माइनस है, सो अगर ये इस तरफ आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा. सो द न्यू वेवलेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल वेवलेंथ प्लस h डिवाइड बाय m नॉट c इंटू 1 माइनस cos थीटा. नाउ अगर हम वेवलेंथ को c बाई एफ नॉट लिख ले और इसको c बाई एफ लिख ले इनिशियल प्लस बाकी अपनी जगह आ जाएगी. सो इसी सी विल कैंसिल हो जाएगी एंड द फाइनल इक्वेशन विल बी लाइक 1 नॉट डिवाइड बाय f initial f new is equal to f initial into h divided by plus h divided by m naught c into 1 minus cos theta. तो ये, और अगर हम एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखनी है सो ये बन जाएगी 1 डिवाइड बाई ई इंटू एच डिवाइड बाई प्लस एच डिवाइड बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. तो हमारे पास एनर्जी के लिए ए सी स्क्वायर हो जाएगी. ना अब हम अगर एमसीक्यूज को देख लें सो पहला है कि a photon of which of the following energy range is most suitable for Compton effect. सो हमारे पास Compton effect के लिए most suitable है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. In Compton, the scattering from stationary electron, the largest change in the wavelength occur when the, so मैंने आपको बताया कि largest wavelength में change कब आएगी, जब एंगल 180 होगा. कितनी चेंज आएगी, 2 Compton wavelength. Now the quantity of h divided by m naught c is known as Compton wavelength. The value h divided by m naught c, so वो किसके बराबर थी, 2.43 मल्टीप्लाई 10 इसको पावर -12 के बराबर थी. अब हम 0.00243 नैनोमीटर को इस तरह लिख सकते हैं 2.43 मल्टीप्लाई 10 इसको पावर. अगर हमारे पास पॉइंट इस तरफ आ जाए तो इसने 3 डिजिट क्रॉस किया है तो हमारे पास 10 इसको पावर -3 आ जाएगी और नैनो की जगह 10 इसको पावर -9 आ जाएगी. सो this the final answer will be 2.43 multiplied 10 power -12 which is the value of h divided by m naught c. now अगर हम ऑप्शन बी को देख ले 0.2024 एंगस्ट्रॉम, सो एंगस्ट्रॉम की क्या वैल्यू है 10 पावर -10 है. और अगर हम 2 डिजिट को डेसिमल को 2 के पास ले आए सो ये 2 डिजिट क्रॉस करेगा 10 पावर -2 -10 के साथ प्लस हो जाएगा which is the value of h divided by m naught c. and 2.4 p को की क्या वैल्यू है 10 पावर -12 which is also explain the value of h divided by m naught c. so option D. Now the change in Compton shift varies from 0 to, so मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम चेंज कब आएगी जब एंगल 180 हो. और 180 का क्या मतलब है कि कितनी चेंज आएगी 2 वेवलेंथ के 2 Compton वेवलेंथ के. सो अगर हम Compton वेवलेंथ के साथ 2 मल्टीप्लाई करें which is 2.43 मल्टीप्लाई 10 को पावर -12. now अगर 3 को साइड पर रख ले सो ये क्या बन जाएगा 4.8. ठीक है, मल्टीप्लाई 10 को पावर -12. अब इसको हम 4.8 को हम किस तरह लिख सकते हैं 0.048 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं इंटू 10 को पावर -10 आ जाएगा और 10 की जगह हम एंगस्ट्रॉम लिख लेंगे. सो हमारे पास अगर एंगस्ट्रॉम में आंसर हो सो दैट विल बी 0.048 एंगस्ट्रॉम. फॉर एन एंगल ऑफ 60 द वैल्यू ऑफ Compton shift इज इक्वल टू द हाफ ऑफ Compton wavelength cos 60 किसके बराबर है 1/2 के. नाउ इन Compton effect द फोटॉन scattered at एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो मैंने आपको बताया कि Compton shift क्या होगी h डिवाइड बाय m नॉट c Compton wavelength के बराबर होगी. cos 90 is equal to 0
and the final answer will be h divided by naught c. The scattering angle follows of the Compton shift and wavelength is equal to the Compton wavelength. So Compton shift Compton wavelength के कब बराबर आएगी, जब एंगल 90 डिग्री हो. In a Compton scattering from stationary particle, the maximum shift in wavelength can be made smaller by using. So देखो Compton में wavelength किसके बराबर है, चेंज इन wavelength h divided by m naught c के, और यहाँ पर wavelength और मास का इनवर्स रिलेशन है. नाउ अगर हम वेवलेंथ में चेंज कम करना चाहते हैं, सो हम क्या करेंगे, मास को बढ़ा लेंगे. सो अगर हम मोर मेसो पार्टिकल यूज करें, सो वेवलेंथ में चेंज कम आएगी. नेक्स्ट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन फ्रीक्वेंसी. सो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की लिए इक्वेशन बताई थी, 1 डिवाइड बाय f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f इनिशियल प्लस h डिवाइड m नॉट c 1 माइनस cos थीटा. Which of the following has the same dimension as h divided by m naught c? h divided by m naught c की क्या वैल्यू थी, 2.43 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 12 मीटर. अब मीटर किसकी वैल्यू है, किसका यूनिट है, लेंथ का. सो इट्स हैज द सेम डायमेंशन एज द लेंथ. नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज. सो पेयर प्रोडक्शन में क्या होती है कि फोटॉन आती है और न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती है न्यूक्लियर फील्ड के साथ, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाती है. सो हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी फोटॉन की, सही है, एच एफ, वो बन जाएगी टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ, एक रेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ गई, एक रेस्ट एनर्जी पॉजिट्रॉन की आ गई. सो 2m नॉट सी स्क्वायर, तो ये आ गई. नाउ जो बाकी एनर्जी रह जाएगी, सो वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन में चेंज हो जाएगी. सो the equation B is the right equation. Now is the pair production cannot take place in vacuum because of the violation of conservation of momentum and energy. Basically the photon need interaction of nuclear field. जब वो nuclear field के साथ interact करती है तब वो positron और electron में change हो जाती है, and we know that vacuum में कोई nuclear field नहीं होगी. So vacuum में pair production possible ही नहीं है. For an energy of photon greater than 1.02 mega electron volt of the following process occur. So photoelectric effect के लिए energy कितनी चाहिए, 0.5 mega electron volt. For Compton effect, so between 0.5 and 1.02. और पेयर प्रोडक्शन तब होगी जब हमारे पास फोटॉन की एनर्जी होगी 1.02 या उससे मैक्सिमम. सो अगर एक फोटॉन के 1.02 एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास, सही है. सो वो क्या करेगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कर सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी कर सकता है, पेयर प्रोडक्शन भी कर सकता है. सो ऑल ऑफ द अबव. पेयर प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस. सो पेयर प्रोडक्शन कब होगी, जब हमारे पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, सही है. The pair annihilation. Now the pair annihilation में क्या होता है, annihilation में the emitter and antimatter combine हो जाती है और प्रोड्यूस करती है 2 photons. तो हमारे पास ईच फोटॉन की वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिट्रॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन. सो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पॉजिट्रॉन की भी 0.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दोनों कंबाइन हो जाएगी 1.02 और ये प्रोड्यूस करेगी 2 फोटॉन. एक फोटॉन इस तरफ जाएगी, एक फोटॉन इस तरफ आ जाएगी. सो एक फोटॉन की भी वैल्यू होगी 0.51 एनर्जी, दूसरी की भी 0.51 एनर्जी. नेक्स्ट इज इन फेयर annihilation 2 फोटॉन प्रोड्यूस टू कंजर्व मोमेंटम. The wave nature of particle. Now you know that nature loves symmetry. So अगर हमारे पास लाइट की डुअल नेचर है, एज अ वेव भी काम करती है और एज अ पार्टिकल भी काम करती है. सो हमारे पास मैटर की भी डुअल नेचर होनी चाहिए, इसकी भी वेव नेचर होनी चाहिए. सो उसके लिए क्या किया, डिब्रोगी वेव आ गई या मैटर वेव आ गई. सो उसने एक्सप्लेन किया कि यस मैटर आल्सो पोसेस वेव नेचर. Now if your body mass is 66.26 kg and you are running at a speed of 10 meter per second, what will be the de Broglie wavelength? So de Broglie wavelength, de Broglie ने क्या किया, उसने एक फार्मूला निकाला, एंड फार्मूला कम्स फ्रॉम, कहाँ से फार्मूला निकाला, इन दो इक्वेशन से फार्मूला निकाला, इज इक्वल टू एच सी एंड इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. नाउ उसने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को बराबर ले लिया. सो यहाँ पर सी स्क्वायर और सी कैंसिल हो गई. सॉरी एच सी नहीं, एच एफ है, मैं किस तरह कैंसिल हो जाती है, ठीक है. सो एच एफ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ गई हमारे पास. नाउ अब हमारे पास वेवलेंथ किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है लेमडा सी बाय लेमडा, सही है. फ्रीक्वेंसी की जगह हम लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, और ये हमारे पास एम सी स्क्वायर आ गई. सो ये सी स्क्वायर और सी कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास अगर हम वेवलेंथ के लिए इक्वेशन निकालना चाहते हैं, सो क्या कर लेंगे हम, एच डिवाइड बाय एम सी हो जाएगा. और ये सी क्या है, इसकी जगह हम स्पीड ऑफ लाइट है, सो स्पीड ऑफ लाइट की जगह हम स्पीड ऑफ मटेरियल लिखेंगे. सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी h डिवाइड बाय एम वी विच इज मास ऑफ मैटर एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर, और ये उसकी वेवलेंथ हो जाएगी जो मैटर के साथ जो वेव कनेक्टेड है. सो उसकी वेवलेंथ किसके बराबर होगी, h डिवाइड बाय एम वी. हम एम वी क्या है, मोमेंटम है, सो h डिवाइड बाय p. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ. नाउ अब हमारे पास मास गिवन है, सो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर था, h डिवाइड बाय एम वी. हमारे पास प्लांक कांस्टेंट किसके बराबर है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और हमारे पास मास भी है और हमारे पास स्पीड भी गिवन है. सो इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ राइफल बुलेट ऑफ मास 0.02 kg व्हिच इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड. सो वही इक्वेशन है, हमारे पास प्लांक कांस्टेंट भी गिवन है, हमारे पास स्पीड भी गिवन है और हमारे पास मास भी गिवन है. सो हमारे पास वेवलेंथ क्या थी, वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइड बाय mv.
सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। सो हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच एफ। नाउ एफ को हम किस तरह लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा लिख सकते हैं। सो ऑप्शन ए, electron and a proton are accelerated to the same potential difference, then the ratio of de Broglie wavelength will be। so अगर हमने रेशो निकालनी है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, सो देखो अगर हम de Broglie इक्वेशन को देख ले, lambda is equal to h divided by mv। now this is the mass, so wavelength is inversely proportional to mass। अब हमारे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम एक अलग फार्मूला निकालते हैं। ये फार्मूला याद रखिए, एक ये है, एम वी की जगह हम पी लिख सकते हैं। नाउ मोमेंटम विच इज, अब मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम को हम 2m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। सो एक तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, दूसरा हम अगर ये इक्वेशन लिख ले, मोमेंटम की जगह 2m अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी लिख ले, सो ये एक इक्वेशन बन गई। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, हम काइनेटिक एनर्जी को किस तरह लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा था, सही है। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। नाउ अब अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो हमारे पास वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो तो सेम है, वो भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। सो हमारे पास वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास, सही है। सो स्क्वायर रूट ऑफ मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शन है और स्क्वायर रूट ऑफ मास पे डिपेंड करते हैं और इसका इनवर्स रिलेशन है मास और वेवलेंथ के दरमियान। नाउ अब हमारे पास रेशो हमने निकालनी है, रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, de Broglie वेवलेंथ। सो हमारे पास रेशो इस तरह बन सकती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। सो हम क्या कर लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, ये दोनों इनवर्स रिलेशन है ना, सो ये दोनों इनवर्स हो जाएगी। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, मास अंडर रूट मास ऑफ m, या हम इन दोनों पे अलग अलग ले सकते हैं या हम दोनों पे इकट्ठे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगी, एम पी डिवाइड बाई एम ई। सो द फर्स्ट option is the correct, the momentum of photon of wavelength is 0.01 angstrom will be। so momentum हमारे पास given है, now we know that de Broglie wavelength is equal to h divided by p। so यहाँ पर हमने momentum को फाइंड करना है, हमारे पास wavelength given है, so momentum आ जाएगी p divided by h lambda, p is equal to h divided by lambda which is lambda is 0.01 angstrom। हमारे पास प्रोनाउन कांस्टेंट भी हमें पता है। the kinetic energy of an electron and proton are same, the ratio of de Broglie wavelength associated with there will be। so अगेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास कौन सी फार्मूला थी, वेवलेंथ किसके बराबर थी, h डिवाइड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी। नाउ अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो अगेन द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। नाउ अब हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो हमें निकालनी है, सो ये क्या हो जाएगी, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हमें पता है कि 1836 टाइम प्रोटॉन इज हैज मोर मास देन इलेक्ट्रॉन। सो अंडर रूट 1 किसके बराबर है, अंडर रूट 1 इज 1 के बराबर है। सो हमारे पास फाइनल रेशो बन जाएगी 1836 इंटू रेशो 1 which is option B। next is the a positron and a proton are accelerated by the same accelerating potential, then the ratio of the associated wavelength positron and proton will be। so the mass is inversely proportional to square root, यही इक्वेशन है, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ m। ना अब हमने पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हमने वेवलेंथ की रेशो फाइंड करनी है, सो मास ऑफ प्रोटॉन कैपिटल M है और मास ऑफ पॉजिट्रॉन स्मॉल m है। सो ये बन जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ पॉजिट्रॉन which is capital M divided by small m। the particle rest mass is m naught moving with speed c, the de Broglie wavelength associated with it will be। सो हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से जा रही हो, ये एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। सो क्या होगा, मैंने आपको बताया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि अगर बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है, सो उसकी मास इनफाइनाइट हो जाएगी, उसकी टाइम इनफाइनाइट हो जाएगी और लेंथ हो जाएगी 0। ना अगर हमारे पास मास इनफाइनाइट हो गई, सो एनी टाइम डिवाइड बाय इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू 0। वेवलेंथ की क्या इक्वेशन, h डिवाइड बाय mv। सो अगर मास इनफाइनाइट हो गई तो हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। A free electron and a free proton have the same kinetic energy. This means that compared to the matter wave associated with proton is। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमारे पास है और काइनेटिक एनर्जी उसकी उनकी सेम है, देन
काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हमें ऑप्शन में गिवन है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है सो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। नाउ अब हमारे पास वेवलेंथ और मास की इनवर्स रिलेशन है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास किसकी ज़्यादा है, प्रोटॉन की ज़्यादा है। सो अगर प्रोटॉन की मास ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की मास कम है सो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सो द मैटर वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हैज लॉन्गर वेवलेंथ, और जो कि काइनेटिक एनर्जी सेम है सो द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। द काइनेटिक एनर्जी of electron, proton, alpha particle and neutron are the same. Which of one will have the shortest wavelength? So again the wavelength is inversely proportional to square root m. अब मास जिनकी सबसे ज़्यादा हो तो उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में मास किसकी सबसे ज़्यादा है, और चूंकि अल्फा पार्टिकल भी +2 चार्ज भी है तो वो भी एक फैक्टर है। सो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की हो जाएगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की मास सबसे ज़्यादा। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम एटम, उसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। नाउ द डिब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल। सो हमारे पास चार्ज और वोल्टेज के लिए हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, h/√2m QV, सही है। नेक्स्ट इज द फॉर प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन के लिए हमारे पास मास गिवन है, चार्ज गिवन है, देन एसोसिएटेड डिब्रोगली वेवलेंथ विल बी। सो हमारे पास फार्मूला थी h/√2m चार्ज v। अब वोल्टेज हमारे पास गिवन नहीं है सो हम V0 को एज इट इज़ लिख लेंगे और बाकी इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ अगर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम रिक्वायर्ड होगा, और ये इधर ड्यूटेरियम की भी गिवन है और इलेक्ट्रॉन की भी गिवन है और अल्फा पार्टिकल भी हमसे मांग रहे हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। देखो, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, स्क्वायर रूट ऑफ मास, आपको तो इतना पता है। नाउ इनमें से सबकी कम मास किसकी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम में और अल्फा पार्टिकल में। तो सबकी मास सबसे जो कम मास वाली पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, सो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सो दिस इज वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस वैल्यू इज फॉर, अब प्रोटॉन की मास है सो प्रोटॉन हैज ओनली 1 प्रोटॉन, और ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, सो उसकी मास थोड़ी बढ़ गई, सो उसकी वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी। और जो कि लास्ट में है 0.101, सो दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा मैसिव पार्टिकल है, सही है। सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर प्रोटॉन, दिस इज फॉर ड्यूटेरियम एंड दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल। अगर आप इस तरह इजीली इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, सो वही टॉपिक है, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी। सो मोमेंटम हमसे पूछ रहे हैं और मोमेंटम की वैल्यू क्या है, h डिवाइड बाय वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम इस तरह लिख सकते हैं c डिवाइड बाय f। सो ये f ऊपर चली जाएगी एंड द फाइनल इक्वेशन विल बी hf डिवाइड बाय c। ना हमारे पास m गिवन है और प्लैंक कांस्टेंट भी हमें पता है और c इज द स्पीड ऑफ लाइट वो भी हमें पता है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एक्स रे वेवलेंथ। सो मोमेंटम की वही फार्मूला है, क्या है, p इक्वल टू h डिवाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा। सो हमारे पास लैम्डा मौजूद है और प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है। द वेवलेंथ ऑफ वही सेम MCQs है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इफ द डिब्रोग इज वेवलेंथ। सो ये सारी लीनियर ही मोमेंटम है, देयर इज नो सर्कुलर मोमेंटम। सो वही फार्मूला है, p इक्वल टू h डिवाइड बाय लैम्डा। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी। सो अब हमारे पास एनर्जी गिवन है, सही है, और हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू HF, सही है। अब हम एफ को c बाय लेमडा लिख सकते हैं, c बाय लेमडा, सही है। और यहाँ से हम एनर्जी की वेवलेंथ के लिए इक्वेशन निकाल लेंगे। सो क्या बन जाएगी, एनर्जी इस तरफ आ जाएगी, सो HC डिवाइड बाय E इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, सो हम क्या कर लेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है 100 के साथ, और हमारे पास एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर हम उसको प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट पे डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट इज फोटॉन A हैज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटॉन B। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ A एंड B। अच्छा, अब हमने मोमेंटम और एनर्जी की रेशियो फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास फार्मूला गिवन है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर के। अब MC को हम इस तरह लिख सकते हैं, MC इंटू C, और MC क्या है, मोमेंटम है ना, मास, और स्पीड क्या है, मोमेंटम है। सो अगर हम इस इक्वेशन को देख लें, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर हमारे पास प्रोटॉन A हैज ट्वाइस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन B, अगर प्रोटॉन A की एनर्जी डबल है सो ऑब्वियसली मोमेंटम ऑफ A विल बी डबल ऑफ मोमेंटम ऑफ B। लाइक हमारे पास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन A इज डबल द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन B। सो हमारे पास जो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन A है वो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन B की डबल हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से रेशो निकाल लें, सो मोमेंटम ऑफ P डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ B विल बी 2:1। अगर हम PB को यहाँ ले आए, सो हमारे पास द एक्चुअल इक्वेशन विल बी 2:1। नेक्स्ट इज द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन accelerated to the same potential difference will be। अच्छा, सो प्रोटॉन देखो, न्यूट्रॉन में ड्यूटेरियम विच इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें क्या होती है, हमारे पास प्रोटॉन के साथ एक क्या आ जाती है, न्यूट्रॉन आ जाती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। सो हम अगर न्यूट्रॉन की मास 2 ले लें और प्रोटॉन की मास 1 ले लें, सो
ऑब्वियसली हमारे पास द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ मास। सो अगर हम इन दोनों की रेशो ले लें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगी और मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगी। सो मैंने आपको बताया कि अगर हम न्यूट्रॉन में क्या, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन हैज़ द सेम अप्रोक्सीमेटली सेम मास ऑफ प्रोटॉन। सो अगर हम न्यूट्रॉन की मास 2 ले लें, प्रोटॉन की मास 1 ले लें, सो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 1 विच विल बी, अच्छा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो लेनी है, हाँ सही है, हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो ले ली है। सो अगर हम इन इसको उल्टा कर लें, सो ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन बन जाएगी, हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन बन जाएगी, और ये बन जाएगी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 विच इज ऑप्शन ए। Next is the electron microscope. What potential must be applied on electron microscope so that it may produce an electron of wavelength? So वही हमारे पास wavelength की इक्वेशन है, is equal to h divided by under root 2m चार्ज और v। अब हम यहाँ से, हमारे पास wavelength गिवन है और यहाँ से हम पोटेंशियल को फाइंड कर लेंगे, और हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेड यूज ऑफ इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली माइक्रोस्कोप वेव पार्टिकल पे, पार्टिकल की वेव नेचर पे बनाई गई है। सो इलेक्ट्रॉन के पास वेव, एक वेव होती है, और यू नो वेव क्या करती है, डायफ्रैक्शन। सो वो इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी भी काम करती है। इफ E and P are the energy and momentum of photon respectively, then reducing wavelength of photon will be, so you know that from de Broglie wavelength equation is equal to lambda is equal to h divided by p। now अगर हम यहाँ से देख ले, सो lambda और मोमेंटम का, वेवलेंथ और मोमेंटम की इनवर्स रिलेशन है। अगर हम वेवलेंथ को कम करें, सो फोटॉन मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगी, और मोमेंटम और एनर्जी की डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सही है। सो अगर मोमेंटम इंक्रीज हो जाती है, सो एनर्जी विल बी इंक्रीज, सो बोथ विल इंक्रीज अगर हम वेवलेंथ को कम करें। इफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर मूविंग विद द सेम velocity then maximum de Broglie wavelength will be। सो देखो चारों की कौन कौन सी पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, वेलोसिटी चारों की सेम है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, de Broglie wavelength इज इक्वल टू h डिवाइड बाय mv। सो हमारे पास वेलोसिटी सेम है, सही है। अब वेवलेंथ का और मास का इनवर्स रिलेशनशिप है। सो अब हमारे इक्वेशन, सबसे कम मास किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है ऑब्वियसली। सो अगर इलेक्ट्रॉन की मास सबसे कम है, सो इसकी सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेट। आई थिंक ये हमने वेवलेंथ ही फाइंड करनी है, ये कुछ सही नहीं आ रही है। द पार्टिकल नेचर एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द पार्ट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सो डेट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ मैटर, सही है। सो ऑप्शन डी, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव्स को फोटो इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन करती है, और जो कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है या वेव नेचर ऑफ मैटर है, सो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस फॉर वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। सो वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल कौन एक्सप्लेन करती है, द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो मैकेनिज्म होती है, ऑप्शन डी। नाउ इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। सो हमारे पास वोल्टेज भी गिवन है, सो क्या थी, मोमेंटम किसके बराबर थी, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम पोटेंशियल में लीजिए, सो ये अंडर रूट 2m इनटू चार्ज इनटू वोल्टेज हो जाएगी। ऑप्शन ए, 2m चार्ज एंड वोल्टेज। The Broglie wavelength of a body of mass m and kinetic energy is given by, so 2 under root 2 h divided by under root 2 m e। An electron and a proton have the same de Broglie wavelength, then the kinetic energy of the electron is, so देखो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की सेम de Broglie wavelength है। अब de Broglie इक्वेशन हमारे पास क्या थी, अगर एनर्जी के लिए हम लिख ले, सो दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू h अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी हम लिख ले, सही है, काइनेटिक एनर्जी थी ना, यस काइनेटिक एनर्जी, सो अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। नाउ अगर हमने दोनों की वेवलेंथ सेम रखनी है, सही है, सो प्लांक कांस्टेंट है। अब हमने नीचे वाले हिस्से को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ कांस्टेंट है, सो हमने इनको कांस्टेंट रखना है, और इन दोनों प्रोडक्ट को कांस्टेंट, मास और काइनेटिक एनर्जी को, इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने कांस्टेंट रखना है। अगर हमने मास बढ़ाना है, सो हमने काइनेटिक एनर्जी कम करनी है, या अगर हम मास कम करें, सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ना। वो मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मास किसकी कम है, सो इलेक्ट्रॉन की मास कम है, सो इलेक्ट्रॉन की अगर मास कम है, सो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर हम प्रोटॉन के लिए देख लें, सो प्रोटॉन की मास ज़्यादा है, सो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नाउ अब हम क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन की कम है और हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, क्योंकि हमने मास और काइनेटिक एनर्जी की प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है।
Next is the for a moving cricket ball, the correct de Broglie wavelength is so h divided by under root 2 me. The wave nature of electron is verified by Davison and Bierman experiment जो कि इन्होंने क्या बनाई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप which explain the wave nature of electron. If the kinetic energy of free electron doubles, its de Broglie wavelength changes by a factor of. So हमारे पास wavelength और kinetic energy की inverse relation है under root of kinetic energy के साथ. So अगर हम kinetic energy को double कर ले, so obviously the wavelength will be increased by a factor of under root 2. Next is the photon of frequency f has a momentum associated with it. If c is the velocity of light, then momentum is हाँ अच्छा so हमारे पास क्या थी इक्वेशन मोमेंटम की p इज इक्वल टू h डिवाइड बाय लेमडा. अब लेमडा को हम c बाय f लिख सकते हैं. सो ये f ऊपर आ जाएगी. सो एच एफ डिवाइड बाय c हो जाएगी. एच एफ डिवाइड बाय c ऑप्शन ए. फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी है एच एफ डिवाइड आई थिंक सेम एमसीक्यूज है. एच एफ डिवाइड बाय c अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. Now uncertainty. Heisenberg uncertainty principle, which is one of the limitation of modern physics. Uncertainty principle can be expressed as so change in uncertainty momentum into uncertainty of wavelength. ये किसके बराबर होगी प्लैंक कांस्टेंट के. और एनर्जी और टाइम की भी है. सो हमारे पास बोथ इक्वेशन वैलिड है. सो बोथ ए एंड बी. द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10 पावर माइनस 8 सेकंड. व्हाट इज द अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी. सो हमारे पास अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी की इक्वेशन है प्लैंक कांस्टेंट के. ये दोनों बराबर है. सो एनर्जी को फाइंड करना है. सो टाइम को प्लैंक कांस्टेंट में डिवाइड कर देंगे. सही है. विच इज 6.63 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 34. और हमारे पास नीचे है 10 को पावर माइनस 8. सो माइनस 8 जब ऊपर चला जाए सो माइनस 34 और प्लस 8 बन जाएगा. सो इट विल बी माइनस 26. नेक्स्ट इज द अनसर्टेनिटी एनर्जी ऑफ फोटॉन विच इज एमिटेड फ्रॉम एन एटम रेडिएटिंग फॉर. सो वही एनर्जी अनसर्टेनिटी वही इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन. अब हम यहाँ 10 को पावर माइनस सही है वही एमसीक्यूज है 10 को पावर माइनस 8 है. लेकिन यहाँ पर आंसर जो गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. सो हम क्या कर लेंगे 6.63 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 26 को 1.6 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 19 पे डिवाइड कर लेंगे. नेक्स्ट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अनसर्टेन स्टेट इज 5 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 10 मीटर. द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी सो अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम विल बी h डिवाइड बाय अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. सो प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास है 6.363 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 34 और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास ये है. सो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें सो 1.3 मल्टीप्लाई 10 को पावर. नेक्स्ट इज द सेम एज द अबव.